So people, we are here with part B, part 2 of the first chapter of strategic management. पार्ट ए में हमने थोड़ा इलेबोरेट छोटे छोटे कंसेप्ट्स को देखे. हमने देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली कितने मार्क्स के लिए आता है, 30 मार्क्स के लिए. 30 मार्क्स के पोर्शन में इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स एंड वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1. इन पार्ट ए ऑफ चैप्टर नंबर 1 वी कंप्लीटेड कि भाई अगर स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे करना है तो आई नीड टू स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ग्रिप लिया हमने कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, द एनवायरनमेंट इन विच द बिजनेस इज फंक्शनिंग. फिर उसका इंटरनल एस्पेक्ट होता है, उसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है. एक्सटर्नल एस्पेक्ट में कितने एस्पेक्ट होते हैं, 2, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो जो थोड़ा करीब है, मैक्रो जो थोड़ा एक्सटेंसिव लेवल पे है, कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. माइक्रो लेवल के भी एस्पेक्ट देखे, मैक्रो लेवल के हमने पेस्टल को देखा. ये सारा एनालिसिस देख के हमने नेक्स्ट चीज़ देखी विच वॉज फ्रेमिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज. अब जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं तो ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा ना. तो स्ट्रैटेजी क्या है ये चीज़ हमने देखी. फिर हमने देखा स्ट्रैटेजी के एक छोटे एक्सप्लेनेशन के बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड लास्ट में वी सॉ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी. बराबर है. आई एंडेड ऑन द नोट कि नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे इन द पार्ट 2. सो डेफिनेटली ये पार्ट में वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सेम. What are the types of strategy? Fair enough. चलो धीरे धीरे देखते हैं टाइप्स का क्या सीन है. सबसे पहला टाइप आता है intended strategy. Which intended? Okay. So it is deliberately planned or formulated by the manager. Now what do you mean by the word intention? Intention means my willingness. Something which I plan to do myself. जैसे अभी तुमने ये इंटेंशन से एडमिशन लिया है कि यू आर गोइंग टू क्लियर योर CMA. Am I right? So when I say कि I'm going to clear my CMA or when I intend to clear my CMA, whatever strategies I do in relation to that intention become my intended strategy. जो मैंने सोच समझ के, जानबूझ के, ध्यान दे के प्लान या फॉर्मुलेट किए हैं डेलिबरेटली. डेलिबरेटली मतलब ऑन माई ओन, willingly, without any force, without any situational issues. ठीक है, तो उसे हम मेरे इंटेंशन वाली स्ट्रैटेजी विच इज इंटेंडेड स्ट्रैटेजी कहेंगे. ठीक है. तो जैसे बहुत बार कंपनियां, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, इट्स ए USA कंपनी, अमेरिका, बट व्हेन इट केम इनटू इंडिया, डोंट यू थिंक इट वाज देयर प्रॉपर डिसीजन एंड इंटेंशन टू कम इनटू द इंडियन मार्केट. तो उन्होंने जब इंडियन मार्केट में एंट्री ली, इट वाज एन इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, सोची समझी हुई डेलिबरेट स्ट्रैटेजी. ठीक है. चलो सेकेंड स्ट्रैटेजी देखते हैं, रियलाइज्ड स्ट्रैटेजी. ओके ना, इंटेंडेड स्ट्रैटेजीज बहुत होती है ना बच्चों. कभी कभी तुम्हारा जैसे बचपन से हमारा इंटेंशन होता है, हर लड़की का बचपन में इंटेंशन होता है कि मैं तो टीचर बनूंगी, फिर मैं बच्चों को मारूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर टीचर से हम थोड़ा और उम्र बढ़ जाती है तो एक्ट्रेस बनने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी उम्र बढ़ जाती है तो हम एयर होस्टेस बनने के फिराक में होते हैं. अच्छा, सब कर लेते हैं, बहुत प्लान्स होते हैं और विलिंगली प्लान बनते हैं हमारे. ठीक है ना. ये सारे जो प्लान्स है, ये सारी जो स्ट्रैटेजीज है वो हमारी इंटेंडेड है. पर मुझे बात बताओ, ये इंटेंडेड स्ट्रैटेजी में से थोड़ी ना यार हम सारी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करते हैं. एक एक इंटेंडेड स्ट्रैटेजी धीरे धीरे जैसे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, जैसे चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, डिलीट होते जाते हैं, धीरे धीरे गायब होती जाती है वो स्ट्रैटेजीज. पर उसमें से एक आधी स्ट्रैटेजी कि भाई मैं प्रोफेशनल बनूंगी, मे बी आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. सो इंटेंडेड स्ट्रैटेजी में से अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की, पुट इनटू प्रैक्टिस की, तो हम उसे रियलाइज्ड स्ट्रैटेजी कहेंगे बच्चों. कौन सी स्ट्रैटेजी? रियलाइज्ड. सो इट इज द वन विच इज एक्चुअली पुट इनटू प्रैक्टिस. इट इज द वन विच इज एक्चुअली पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसको मैं एक्चुअली करती हूँ, सिर्फ प्लान नहीं करती, हाथ पैर हिला के आई पुट इट इनटू एक्शन. ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अनरियलाइज्ड स्ट्रैटेजी है. अच्छा, जब इंटेंडेड स्ट्रैटेजी में से थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजीज रियलाइज होती है तो बची कुची क्या बची? अनरियलाइज, जो सिर्फ प्लान हुई पर पुट इट इनटू प्रैक्टिस नहीं हो पाई, या हमने शायद उन्हें आधा एग्जीक्यूट किया, आधा नहीं कर पाए ड्यू टू वेरीड रीजन्स. कायदे है, कानून है, सर्कमस्टांसेस है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके वजह से मे बी आई कुडंट पुट दोज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज इनटू प्रैक्टिस. सो अनरियलाइज्ड स्ट्रैटेजीज, they are the ones which do not come into practice or
दे आर एग्जीक्यूटेड पार्शली, पार्शली मतलब आधा। चलो मैं मेरा स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अच्छा, मैं बचपन में ऑफ कोर्स आई वांटेड टू बिकम अ टीचर, आई वाज अ एकदम टिपिकल गर्ल। तो गली गली लोग हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी स्टूडेंट वाला एरिया देखते हैं, हमारा एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड पे हम बहुत कुछ सिखाते हैं, ABCD दुपट्टा वुपट्टा मार के, और हम चिल्लाते भी हैं हमारे इमेजिनरी स्टूडेंट्स को। ये सब किया। तो मेरा प्लान था चलो हम बड़े होके टीचर बनेंगे। फिर स्कूल में जैसे बड़ी होती गई तो पता चला यार टीचर को तो बड़ी गाली पड़ती है, बच्चे पीछे से तो बहुत कुछ बोल देते हैं, चाव 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 गॉसिपिंग, ये ऐसी है वो वैसी है, ये मोटी है वो पतली है एक्सेट्रा। फिर मैंने बोला यार नहीं, कैंसल, आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, माय गॉड कौन इतना नाम खराब करके रहेगा, नहीं आई डोंट वांट टू बिकम। देन फिर मैंने और थोड़ा सोचा कि काम करती हूँ यार, एयर हॉस्टेस बन जाती हूँ। पर बाद में कॉलेज में जब मैंने नॉर्मल कॉलेज में कॉमर्स के लिए एडमिशन दिया तो आई रियलाइज यार एयर हॉस्टेस कहाँ से बनूंगी। अब अनफॉर्चुनेटली तुमने मुझे लाइव देखा नहीं है ना मैंने तुम्हें फेस टू फेस देखा है, बट जब मुझे देखोगे तो समझेगा कि मेरी हाइट खींच तान के 5 फीट है, मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा 5 का डॉट मैंने ऐसा रीच किया है। तो मुझे बात बताओ, 5 फीट की इतनी सी छोटी सी बटली सी कोई एयर हॉस्टेस हो सकती है? नहीं हो सकती, अनफॉर्चुनेटली नो। प्लस उसके लिए खूबसूरत भी होना पड़ता है भाई, देख लो वहाँ पे भी एक बड़ी सी फुल्ली है। सो माई पॉइंट इज, मेरा ये जो एयर हॉस्टेस बनने का इंटेंडेड स्ट्रैटेजी था वो अनरियलाइज्ड ही रह गया। क्यों? क्योंकि माई इंटरनल स्ट्रेंथ्स या माई इंटरनल एस्पेक्ट्स वर नॉट मैचिंग टू वॉट वॉज नीडेड फॉर बिकमिंग एन एयर हॉस्टेस। तो मेरे प्लान या मेरे स्ट्रैटेजी के लिए मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट सही नहीं था, खत्म। वो स्ट्रैटेजी इंटेंडेड थी पर बाद में क्या हो गई, अनरियलाइज्ड हो गई। हालांकि मैंने पुराने वाली एक स्ट्रैटेजी फिर आगे जाके अडॉप्ट कर लिया, आई डिड बिकम अ टीचर, बट आई डिड नॉट बिकम अ टीचर टू छोटू छोटू स्टूडेंट्स, आई बिकम अ टीचर टू तुम जैसे मोटू मोटू स्टूडेंट्स, आई मीन प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। सो वी एक्सपेक्ट कि प्रोफेशनल स्टूडेंट्स टीचर के पीठ पीछे कुछ गॉसिप नहीं करते हैं और वो थोड़ा सा प्रोफेसर को इज्जत भी दे देते हैं, which I've observed. I mean, becoming a professor for a CA or a CS or a CMA student is definitely a privilege. I mean, you people respect the professor, you give them that value. So it's a good, it's basically a very good profession because job satisfaction भी कड़क है। हालांकि डिजिटल में उतना नहीं मिल पा रहा है बिकॉज तुम्हारा रिस्पॉन्स दिखता नहीं है, बट येस वी लाइक वॉट वी डू। यही अगर तुम बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाने जाओगे, हे भगवान अत्याचार, मतलब मैं खड़ी नहीं रह पाऊँ उनके सामने, ऐसे ऐसे क्या क्या बोल देंगे कि ख़त्म है। तो वहाँ वाली बिकमिंग एन एयर हॉस्टेस वाली स्ट्रैटेजी रह गई, पर बिकमिंग अ टीचर वाली स्ट्रैटेजी रियलाइज हो गई। सो इंटेंडेड स्ट्रैटेजी तो दोनों थे, पर वन बिकेम रियलाइज्ड, सेकेंड रिमेन्ड अनरियलाइज्ड। ठीक है, ये क्लैरिटी आया? चलो आगे देखते हैं। Okay, now there are sometimes situations where certain things get imposed on you. Now, imposed का मतलब क्या होता है बच्चों? तुम पे वो जबरदस्ती लागू करवाया जाता है। वैसे स्ट्रैटेजीज भी imposed होती है, देखो वहाँ लिखा है imposed strategies are imposed on the organization, सॉरी वो ड्यू है, स्यू नहीं, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अब you know what, we are living this example. Now, we are under lockdown. It's 2 months plus एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड आई डोंट नो मतलब कितने महीने हो गए एंड हम लोग घर पे ही बैठे हैं। इसके लिए मैं डिजिटली सिखा रही हूँ, तुम डिजिटली समझ रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे बात बताओ, एडमिशन लेते वक्त अभी तक हम फेस टू फेस सिखाते थे, मैं लेक्चर में आती थी, बाकी सारे अपने दिलीप सर संडे सर लेक्चर में आते थे, फेस टू फेस लेक्चर्स लेते थे। what was the need to go digital? What was the need to make use of OBS or something like that to help you out and study? What was the need for Zoom meetings and doubt sessions? इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये स्ट्रैटेजी कि यार अभी ना बच्चों को डिजिटली ही पढ़ाना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी कि यार अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे इम्पोज की गई है। सो नाउ व्हेन जेके शाह इज ऑनलाइन, जेके शाह वाज अर्लियर आल्सो ऑनलाइन बट मैक्सिमम लेक्चर्स फेस टू फेस होते थे, तो अब जेके शाह CMA ऑनलाइन is an imposed strategy on our organization because of the external situation of COVID-19. सो हमने ये खुद से अडेप्ट नहीं किया है, हमने ये ऑप्ट नहीं किया, हमने चूज नहीं किया डिजिटल होना, ये हम पे ज़बरदस्ती लागू हो गया है। तो आज के तारीख में डिजिटली सिखाना ये स्ट्रैटेजी है, कौन सी वाली है? इम्पोज्ड स्ट्रैटेजी है। समझ में आ रहा है, ब्रेन में जा रहा है तुम्हारे मेरा क्या कहने का मतलब है? इट इज़ इम्पोज्ड ऑन अस बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट willingly planned, we are doing it because we are doing it as a response to the situation that we are in.
ठीक है, एंड वी आर रियली ट्राइंग टू डू गुड, लेट्स सी हाउ यू पीपल अडेप्ट इट एंड ट्राई टू डू बेटर, ठीक है। सो इसे इम्पोज स्ट्रैटेजी कहा जाता है, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस। देखो एक बात समझो, अब जेके शाह के नॉट क्लोज डाउन की नो एडमिशन बिकॉज देयर इज नो फेस टू फेस लेक्चर, यू नीड टू गो फॉरवर्ड बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल डिपेंडेंट ऑन जेके शाह क्लासेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, हमारा प्रोफेशनल फीस है, देन देर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर जेके शाह प्राइवेट लिमिटेड बंद हो जाए फॉर 3 months 4 months 6 months, वील गो नट्स, हमारा घर नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन सोचता है यार गिवन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो चलो फेस टू फेस ना सही डिजिटली सिखा दो। तो हम डिजिटली कैसे करना है, क्या करना है, यू नो व्हाट, इनिशियली वी रियली स्ट्रगल्ड बैड बिकॉज none of the professors had that infrastructure or that experience to talk to a camera as if you people are there. तो अब कैसा, अब इवेंचुअली बहुत सारे हमने वीडियो लेक्चर्स बना लिए हैं ना, वी आर यूज्ड टू इट। क्या हुआ, हमारे लिए भी तो वो इम्पोज हुआ ना हम पे, तो हमारी स्ट्रैटेजी, तुम्हें पता है ये पीपीटीज बनानी पड़ी, ये अभी जो पीपीटीज है वो दे आर नॉट अमेजिंगली अमेजिंग, बट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव बिकॉज पीपीटी मेकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पर डू वी हैव एनी ऑप्शन, इट इज इम्पोज्ड ऑन अस। सो इम्पोज स्ट्रैटेजी इज दिस। इनफ आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई होप तुम्हें वो समझ गया। ओके, देन आता है इमर्जेंट। अब इम्पोज और इमर्जेंट भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, पर इमर्जेंट स्ट्रैटेजी इज अनदर थिंग। देखते हैं, देखो वहां लिखा है इट्स एन अनप्लान्ड रिस्पॉन्स टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। चलो अब ये बताती हूँ क्या है। इमरजेंसी से इमर्जेंट स्ट्रैटेजी आया। अब इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी सर्टन क्राइसिस या एक ऐसी घटना जहाँ कुछ भी हो सकता है, तो चलो अब भी इमीडिएट डिसीजन लेना ज़रूरी है और वो सिचुएशन को सॉल्व करना ज़रूरी है। अब ऐसे केसेस कैसे होता है, तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। I don't know whether you have seen the movie, but the movie's name is Kai Po Che. Yeah, it's a novel of Chetan Bhagat, The 3 Mistakes of My Life. अब ये मूवी या ये बुक में क्या है वो बताती हूँ, और मेरा एग्जाम्पल उसमें कैसा लिंक होता है वो बताती हूँ। 3 दोस्त है और वो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त है एंड दे आर मैड विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट। तो वो क्या सोचते हैं, चलो हम ना अपना एक स्पोर्ट्स शॉप खोलते हैं। तो एक छोटे से मंदिर के बाजू में एक छोटा सा गाला लेके वो अपना शॉप खोलते हैं, बॉल बैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो वहाँ बेचते हैं। बढ़िया चल जाता है शॉप, मंदिर में आने वाले जाने वाले लोग, वहाँ के आसपास के लोग, एवरीबडी कम्स एंड बाइज द बॉल्स, द बास्केट्स, द बैडमिंटन कॉक, द बैडमिंटन रैकेट्स, एवरीथिंग फ्रॉम दिस शॉप। तो इंस्पायर हो जाते हैं, बोलते यार अपना धंधा तो मस्त चल रहा है, चलो बेहतर है। इवेंचुअली इट्स शोन इन गुजरात, इवेंचुअली एक मॉल वहाँ बनता है। तो जब वो मॉल बनता है, ये लोग क्या सोचते हैं, चलो अब ना बड़ा लंबा वाला एक कदम डालते हैं। तो उनका इंटेंडेड स्ट्रैटेजी ये होता है कि अपने छोटे गाले वाले दुकान से अब हम मॉल के बड़े गाले वाले दुकान में शिफ्ट होंगे। इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, जो वो लोग उसे रियलाइज भी करते हैं, मतलब दे पुट इट इनटू प्रैक्टिस। चलो रियलाइज भी हो जाती है वो स्ट्रैटेजी, बड़ा गाला मिलता है, गाले में सब अरेंज कर देते हैं, अच्छा खासा स्टॉक करते हैं, मॉल चलने लगता है, धंधा भी चलने लगता है अच्छा खासा। 3 दोस्तों में से अल्टरनेट डे करके हर एक दोस्त वहाँ जाके दुकान में बैठता है, चीज़ें बेचता है एक्सेट्रा, तो उनका सब सॉर्टेड है। वन फाइन डे 3 दोस्तों में से मिस्टर ए, एक दोस्त उठता है, सुबह मॉल जाने के लिए निकलता है। मॉल के पास पहुँचते पहुँचते उसे रियलाइज़ होता है, अब ये मेरी स्टोरी है आगे की। मॉल पहुँचते पहुँचते उसे रियलाइज़ होता है मॉल के सामने खड़े रह के कि यार धरती हिल रही है, मतलब अर्थक्वेक हो रहा है। अब अर्थक्वेक सिचुएशन में उसका ब्रेन जूम 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 करके ऑप्शंस वे करता है कि शिट अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसे रियलाइज होता है भाई इट्स इज गोइंग टू बी वेरी बैड। खटक 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 वो मॉल के अंदर जाता है, अपने गाले के अंदर जाता है। मुझे बात बताओ, अब इमरजेंसी क्राइसिस है, मॉल पूरा गिर सकता है, अर्थक्वेक्स आर सीरियस इश्यूज, क्या करेगा? सारा स्टॉक उठाएगा, बैट बॉल उठाएगा कि गले के अंदर का पैसा उठाएगा? ऑफ कोर्स गले के अंदर का पैसा उठाएगा। क्या क्या माल क्या क्या उठा पाएगा ना। सो वट एवर द कैश ही हैज इन दैट गला, ही उठाओ इट he'll क्या बोलते हैं, शिट वर्ड ही नहीं याद आ रहा है मुझे। he will do what, he will find it, he will take it into his hand and he will come out। बराबर है। अब ये सिचुएशन में मुझे बात बताओ, मॉल सामने गिरते हुए दिख रहा है, वो अपने बाकी पार्टनर्स को फोन करेगा, हे हेलो एक्चुअली ना जरा मॉल गिर रहा है, तो वो मॉल गिरने के पहले मैं क्या करूँ बताओगे क्या? नो, जो भी दिख रहा है वो अनफोर्सीन है, अनप्लैंड है, अचानक भयानक हो रहा है। तो अचानक भयानक सिचुएशन में तब खड़े रह के एज ए रिस्पॉन्स उसे जो भी स्ट्रैटेजी सूझती है वो सूझी हुई स्ट्रैटेजी को
इमरजेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो उसे क्या स्ट्रैटेजी सूझी कि अंदर जाके भाग के जाओ, गल्ला लो और भाग के निकल के आओ। तो उसने वो किया। इससे क्या हुआ, मॉल गिरा, स्टॉक गया, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट कमाया हुआ प्रॉफिट का पैसा तो हाथ में है, प्लस जान बच गई बिकॉज ही डिड नॉट स्टे इनसाइड। इमरजेंसी सिचुएशन का अनफोर्सीन रिस्पॉन्स, इट वॉज अनप्लैंड, इट वॉज नेवर थॉट ऑफ, बट ऐसे सिचुएशंस लाइफ में बहुत आते हैं जो अनप्लैंड होते हैं रे। तो उसको जो रिस्पॉन्स के तौर पे तुम स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो उसे इमरजेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। क्लियर? जैसे अभी भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज, अभी तुम्हारा नहीं, इट्स योर, इट्स अ डिसम्बर बैच ऑफ योर्स, बट हमारे जून बैच के अगर बच्चों के बारे में सोचोगे, they literally used to sit for 8.5 hours per day to study for their June attempt. ना जून अटेम्प्ट पोर्शन खत्म हुआ, सब खत्म हुआ, बेचारे एकदम गियर्ड अप थे कि यार पेपर फाड़ देंगे, कड़क लिखेंगे। अब जून का एग्जाम पोस्टपोन हो गया जुलाई में, जुलाई का एग्जाम भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इट्स स्टिल एट एन अनसर्टन लेवल। अब मुझे बात बताओ, जो मोरल, जो उनका एनर्जी लेवल है, ऑफकोर्स घर पे बैठ के थोड़ा सा हिल डुल जाता है। डोंट थिंक फॉर देम राइट नाउ इज अ क्राइसिस सिचुएशन कि यार पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, कब जाके एग्जाम देता हूँ और ख़त्म हो जाती है बात, ऐसे लेवल पे वो लोग हैं। तो अभी उनकी इमरजेंसी सिचुएशन में उनका क्या प्लान रिस्पॉन्स है? अनप्लान्ड रहेगा, पर क्या कर रहे हैं वो बेचारे? हमसे बात करते हैं, फिर हमें पूछते हैं मैम क्या करें, सर क्या करें, तो हम उनको बोलते हैं देखो टाइम टेबल बनाओ, रिविजन्स करते रहो, बार बार नए नए डाउट्स ढूंढो, नया नया चीज़ रिफ़र करो, चीज़ों को पॉलिश करो। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू नाउ। सो हमारा भी ये रिस्पॉन्स टू देम एंड देयर रिस्पॉन्स टू देयर ओन स्ट्रैटेजी इज अनप्लान्ड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ बिकॉज द सिचुएशन इज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इसे इमरजेंट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। आगे बढ़े। सो कितने टाइप्स थे? फर्स्ट इंटेंडेड, देन रियलाइज्ड, देन अनरियलाइज्ड, देन इम्पोज्ड एंड लास्टली इमरजेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Strategic management. Okay. It is a stream of actions and decisions that lead to development of effective strategy to achieve goals of the company. Okay, now what is this? Strategic management क्या है? Stream of actions and decisions. Stream का मतलब है combination. Many actions and decisions together help you develop an effective strategy. What do you mean by effective strategy? एक ऐसी strategy जो तुम्हारे गोल, तुम्हारे कंपनी के विजन, मिशन को अचीव करने में मदद करती है या अचीव करने में हमें आगे लेके जाती है, वो स्ट्रैटेजी और वो सारे एक्शंस और डिसीजंस इकट्ठा मिलके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहलाते हैं। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टेप्स एंड इम्पोर्टेंस, ये 4 कंसेप्ट्स को हमें गो थ्रू करना है। ठीक है, चलो वील गो अहेड एंड वील सी व्हाट ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर। सो द फर्स्ट पार्ट, एडवांटेजेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने का क्या फ़ायदा है टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस? अगर कुछ फ़ायदा है तो ही बात है भाई, अगर फ़ायदा नहीं है तो देयर इज़ नो यूज़, बराबर है। बट एक बात याद रखो, कोई भी थियोरी कंसेप्ट हो, देयर विल ऑलवेज बी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। तो फर्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखेंगे, देन विल गो फर्दर। चलो, सो द फर्स्ट एडवांटेज, बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट द एक्टिविटी डिस्चार्जेस द BOD रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जिम्मेदारी है ना, डिस्चार्ज हो जाता है। अब एक बात समझो, हमने एक प्लान बनाया, हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली, उसके वजह से प्लान स्ट्रैटेजी जब मैं मेरे सबॉर्डिनेट्स को बता देती हूँ, तो सबॉर्डिनेट्स को बताने के बाद यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का काम होने के बाद आगे का बात तो वो लोग कर लेते हैं। होता क्या है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक लेवल्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हर चीज़ डिसाइडेड है, हर इंसान अपने अपने जगह पे है, उसकी वजह से BOD का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेवल पे डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? बांट लिया जाता है। देखो BOD का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट एक बहुत सारा बर्डन टू एग्जीक्यूट सबॉर्डिनेट लेवल पे जाके थिंग्स गेट एग्जीक्यूटेड इन टाइम एंड करेक्टली। ठीक है। सेकेंड, SM provides framework for decision making. Yes, in strategic management, when I have my vision set, when I have my mission set, मेरे goals objectives एकदम clear cut है, तो of course decision making में मुझे help हो जाती है। जैसे I'll give you an example, जब face to face lectures शुरू थे, I have a student, जॉब बैच का बंदा है वो भी, तो वो ग्रुप 1 वाला स्टूडेंट है। ही वर्क्स इन अ पर्टिकुलर बैंक, और उसका एज यूजुअल 7 से 10 सुबह के लेक्चर्स बैठता था, फिर भाग भाग के काम पे जाता था, बाकी पूरा दिन काम पे। एंड ही इज़ अ गुड एम्प्लॉई। तो उसे ना रफली जनवरी और सो के टाइम पे ऑफिस के बॉस ने क्या कहा था
कि यू नो व्हाट, आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, ऑफिस का थोड़ा सा काम भी है प्लस तेरा वेके भी हो जाएगा, पेड वेके है, वेकेशन है, तू गोवा जाके आ जा, 4 days का हॉलीडे है, द बैंक विल टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, गो फॉर अ ट्रिप। अच्छा, बंदा बहुत खुश कि यार मतलब एक तो ऑफिस लोगों के साथ जाने मिल रहा है, ग्रेट चांस, एंड प्लस यार हु सेज नो टू गोवा, एम आई करेक्ट? कम ऑन, आई हैव नेवर बीन टू गोवा अनफॉर्चुनेटली, बट आई हर्ड सो मच अबाउट गोवा कि भाई कड़क मज्जानी लाइफ, बराबर है। तो पर प्रॉब्लम क्या था, 4-5 दिन अगर गोवा गया मतलब 4-5 दिन का 7 से 10, 7 से 10 का CMA इंटर का लेक्चर तो डेफिनेटली गया, बराबर है। तो ही केम टू मी, ही आस्क्ड मी, यू नो व्हाट मैम, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, वो लोग मुझे जाने का चांस दे रहे हैं, व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो? आई सेड सी इट्स योर कॉल, यू आर ऑफ दैट, मतलब यंग है यार बंदा, उसको कहाँ ना बोलूँ, उसको कहाँ बोल सकती हूँ कि नहीं यार छोड़ दे संन्यास ले दे। तो आई सेड यू नो व्हाट, इट्स योर कॉल, अगर तुझे 4 दिन का जो भी मिस किया हुआ लेक्चर है वो तो अलग आने के बाद मैनेज कर पाता है तो ठीक है चले जा, बट आई कांट गारंटी कि एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू जस्ट बिकॉज यू गोइंग टू गोवा। तो ही सेड ओके मैम, सोचता हूँ। दैट डे इवनिंग ही मैसेज मी सेइंग, यू नो व्हाट मैम, आई सेड नो टू माई बॉस, आई एम नॉट गोइंग, आई विल कम, आई विल सिट फॉर द लेक्चर्स, और वो 4 दिन रैदर मैं घर पे छुट्टी लूँ काम पे, और वो जो तुम आप लोग सिखा रहे हो वो मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ मेरा खुद का, तो बेहतर हो जाएगा। That's what a decision he took. Imagine that. He said no to Goa. Why did he take that decision, people? Because he has a clear vision and clear mission कि भाई जिंदगी के अंदर मैंने मेरा गोल सेट किया है, मेरा मिशन है कि मुझे CMA बनना ही है, मेरा विजन है कि मुझे एक बढ़िया सी सेट लाइफ जीनी है। ये बिकॉज उसका बहुत क्लियर कट है, तो उसके दिमाग में स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, और जब दिमाग में स्ट्रैटेजी क्लियर है तो डिसीजन मेकिंग तो आसानी से हो गया। आई मीन कम ऑन, कन्फ्यूजन जरूर होगा, बट एटलीस्ट ही कुड कम टू द कंक्लूजन कि नो, नो टू गोवा, येस टू CMA एंड इट्स सिलेबस। दैट्स व्हाट is the advantages of having a strategically managed life or a strategically managed organization. Organization में भी विजन मिशन क्लियर है तो डिसीजन बॉस के लेवल पे, सबॉर्डिनेट के लेवल पे हर कोई आसानी से ले पाता है, बिकॉज पता है गोल क्या है। गोल के लिए जो अच्छा है वो डिसीजन लिया जाएगा, गोल के लिए जो बुरा है वो डिसीजन कैंसिल किया जाएगा, सिंपल। देन it provides discipline to the organization. Yes, it does. Again, the student का एग्जाम्पल ना, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन इन द सेंस, अरे सुबह उठता है, दूर से आता था मुलुंड, यार मतलब डोंबिवली कल्याण से वो मुलुंड आता था लेक्चर के लिए, रोज सुबह 7 बजे शार्प, 7 से 10 काम करेगा, वहाँ से ईस्ट को टू बैंड्रा, डू हिज वर्क, अगेन रात को 9 साढ़े 9 बजे निकल के 11 बजे डोंबिवली, अगेन सुबह उठ के 7 बजे का लेक्चर, एवरी गॉड डैम डे, बट दैट इज अ डिसिप्लिन ही हैड पुट इट इनटू हिमसेल्फ। वहाँ पे जॉब बैच में और भी जो हमारी 2-3 लड़कियां हैं वो भी दे वर वर्किंग एज अंडर CA फर्म्स, तो इमेजिन CA फर्म के अंडर काम करना मतलब इट्स हेक्टिक, फिर भी दैट दोज फीमेल्स यूज्ड टू गेट अप, कम अर्ली मॉर्निंग, क्यों? वो डिसिप्लिन उन्होंने खुद में डाला है। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने स्ट्रैटेजीज को फुलफिल करने के लिए अपने आप खुद में वो डिसिप्लिन एम्बाइब कर लेते हैं। देन इट सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग द डिसीजंस बाय एम्प्लॉय। यस, क्यों मैनेजमेंट एक सर्टेन डिसीजन लेता है, क्यों मैनेजमेंट हमारा दिमाग का दही करता है, क्यों मैनेजमेंट के बॉसेस हमारे पीछे लगते हैं, ये क्यों के आंसर जो है ना बच्चों सबॉर्डिनेट लेवल पे भी मिलते जाते हैं, जब सबॉर्डिनेट्स को भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये प्रोसीजर में इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें भी समझ में आने लगता है कि क्यों ये डिसीजन ऐसा लिया गया है, क्यों हमें ज़्यादा टारगेट को अचीव करना पड़ रहा है, व्हाट इज़ द नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू बिहेव लाइक दैट, ये अपने आप उनको समझता है, और जब उन्हें समझता है ना अपने आप वो सपोर्ट करते हैं टू द हायर लेवल एम्प्लॉयज इन द वर्क दैट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द विजन एंड मिशन। देन इट एनेबल्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ सक्सेस। बराबर है, अभी जैसे तुम्हें CMA बनना है, ये एक हमारा मिशन सेट हो गया, अब उसके वजह से जब तुम फाउंडेशन क्लियर करते हो चलो 1 मेजर ऑफ सक्सेस, फिर तुम ग्रुप 1 क्लियर करते हो चलो 2 मेजर ऑफ सक्सेस, फिर तुम ग्रुप 2 क्लियर करते हो चलो 3 मेजर्स ऑफ सक्सेस, चलो इंटर खत्म हो गया, अब फाइनल करना है। ये लेवल्स आर सॉर्टेड, यू नो why are they sorted? Because they give you an idea कि तुम तुम्हारे मिशन के कितने करीब पहुंचे हो। वैसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी लेवल्स होने की वजह से एक लेवल का काम हो गया, दूसरे लेवल का काम हो गया, मेजर्स ऑफ सक्सेस होता है कि वेदर आवर एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजीज इज गोइंग टूवर्ड्स द स्ट्रैटेजी और गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड लास्टली इट टेक्स एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू फॉर ऑप्टिमल प्लानिंग। बेस्ट प्लानिंग करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ फिनेंस डिपार्टमेंट, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐसा नहीं सोचता। SMS कॉम्प्रिहेंसिव बच्चों, SMS सब कुछ है।
तो स्ट्रैटेजी, जैसे पहला डेफिनेशन में क्या दिया, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ एक्शंस एंड डिसीजन, आई मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम कहते हैं कि जेके शाह क्लासेस का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब सीए डिवीजन, सीएस डिवीजन, सीएमए डिवीजन, स्टाफ, रिक्रूटमेंट्स, एवरीथिंग टुगेदर के लिए एक प्लान बनता है। इट टेक्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट इज द एडवांटेजेस। बट देन जहां प्रोज है वहां कॉन्स तो होते ही है। चलो थोड़े बहुत कॉन्स भी देख लेते हैं। क्या होता है, हमने बहुत बढ़िया प्लानिंग की, हमारे प्लान्स एकदम नेक्स्ट लेवल है, पर हमारा जो फ्यूचर है ना, इट डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड। हमने जैसे विजुअलाइज किया था वैसा हमारा फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर कुछ अलग ही अनफोल्ड हुआ है, फ्यूचर में कुछ अलग ही घटनाएं घटी है, जिसकी वजह से हमारे किए हुए प्लान्स एंड पॉलिसीज अब एकदम ही एब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब है स्क्रैप है, भंगार है। तो किए हुई मेहनत, दिया हुआ पैसा फ्लॉप होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। सेकेंड, बहुत सारे एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर्स बहुत ही कॉस्टली पड़ जाते हैं उनको, मतलब उनको उतना बेनिफिट नहीं आ पाता जितना उनका खर्चा हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट टू सॉल्व इमीडिएट इशूज। यस, हमेशा याद रखो, SM will always be for the long run. It is never for the short run, people. It is never going to solve your immediate queries. It is always going to solve your long run queries. जैसे if you people know आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो, इमीडिएटली सर्दी निकल जाती है क्या? नहीं, बहुत टाइम जाता है। पर एक बार तुम्हारे अंदर का वो सर्दी कफ वाला आइटम निकल गया, अब लेटर ऑन तुम्हें जल्दी सर्दी वर्दी होने वाला नहीं है, वो जड़ से निकाल देता है, बट इट टेक्स टाइम। आज इमीडिएटली मुझे लेक्चर लेना है, मुझे बहुत सर्दी बुखार है, तो मुझे क्या लेना पड़ता है? एलोपैथी, है ना। तो दो दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लॉन्ग रन, इट्स आवर आयुर्वेदा, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू गिव मी सॉल्यूशंस। पर आज के तारीख में रूटीन इमीडिएट इश्यूज को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिजॉल्व नहीं करता, दैट इज इट्स डिसएडवांटेज, ठीक है। लास्टली, इट रेस्ट्रिक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी कॉजिंग लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। या बहुत ही ज़्यादा बार हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बिकॉज मैंने एक पर्टिकुलर प्लान किया है, अब वो प्लान मेरा सही नहीं भी जाए, मुझे तकलीफ भी हो, तो भी मैं वो ना खुद को घिसा पिटा के तकलीफ दे के वो प्लान करने की कोशिश करती हूँ, एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि मेरे में रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है। इतने अच्छे बढ़िया ऑप्शंस मुझे दिखेंगे, मैं इग्नोर करूँगी, क्यों? मेरा तो प्लान है। डजंट वर्क। Your plans have to be flexible, in the sense your plans need to focus and help you grab all the opportunities that are coming your way, the correct opportunities. Secondly, your plan should help you grow up. But बहुत बार ऐसा होता है, प्लान के चक्कर में हम इतने उसके कंट्रोल में आ जाता है प्लान के, कि प्लान के बियॉन्ड हम देख ही नहीं पाते, तो हमें रिजिडिटी आ जाती है, एंड रिजिडिटी इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज एनवायरमेंट इज डायनेमिक. The organization also needs to become dynamic. You need to change your plans as per the changing trends, but people. So these are the disadvantages of SM. But comparatively देखोगे तो advantages ज़्यादा है compared to the disadvantages. So all in all, strategic management definitely yields a good response and a good support system for the organizations who opt for strategic management. ठीक है, आगे देखिए concepts. चलो आगे देखने जाएंगे, तो देखते हैं ये क्या बात हुई है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ स्टेप्स इन SM प्रोसेस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले ना बच्चों, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। बराबर है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरुआत ही होता है तुम्हारे गोल से। पहले डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मान के चलो आई एम मैकडी, हमारा फेवरेट, हम जहाँ खाते हैं। तो अगर मैं मैकडोनल्ड्स हूँ और मुझे इंडिया में पहली बार एंट्री लेनी है, मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के कोने कोने में, इंडिया का चप्पा चप्पा जाना चाहिए कि मैकडी कुछ है, और मैकडी में जाके हमें बर्गर फ्रेंच फ्राइज खाने ही है। So that was their mission, to engulf the total territory of India, and there has to be no place where there is no MACD. आज तो कहीं पे भी, हाईवे पे भी जा, हाईवे पे तुझे और कुछ नहीं, ढाबे दिखेंगे, पर मैकडी तो एक ज़रूर दिखेगा, श्योर। और आधे से ज़्यादा पब्लिक मैकडी पे जाके रुकेगा, लिख के लो। क्यों? दे फाइंड इट सेफ, दे फाइंड इट क्लीन। सो अब मुझे बात बताओ, जब एंट्री लेने का मैकडी ने सोचा होगा, तो उनका मिशन जो था वो उन्होंने अचीव कर लिया है।
आज मुंबई में कोई भी वेस्ट साइड में जाओ तो मैं मैगडी तो ज़रूर स्टेशन के पास मिलेगा, क्योंकि कॉलेज क्राउड पब्लिक ये वो, मैं खुद यार मैं 1000 बार मुलुंड लेक्चर जाती थी, मुलुंड लेक्चर के बाद भूख लगा है कहाँ जाना है, मैगडी स्टेशन के बैंग अपोजिट है, फटक से पार्सल लो या वहीं पे बैठ के खाओ, चलो ट्रेन पकड़ लिया अगले लेक्चर के लिए भागो। सो इट यूज टू सर्व हर पर्पज। तो उनका जो मिशन था वो बहुत क्लियर था, प्लस उनका पर्पस भी बहुत क्लियर था, टू सर्व द इंडियन पीपल व्हाट देयर टंग लाइक्स, what their taste buds would love. So they did not give us mashed potatoes, because स्मैश किया हुआ आलू उबला हुआ हम क्यों खाएंगे, हमें तो मसाला मार के चाहिए होता है। तो उन्होंने क्या किया, मैक आलू टिक्की बना दिया, चलो पर्पस भी सर्व हो गया उनका। दे गेव अस व्हाट वी नीडेड, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ बर्गर वाला हाई फाई सा कुछ नहीं था तो वो दे दिया। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव था कोर कस्टमर्स आदि कॉलेज पीपल, कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको कैप्चर कर लिया, मतलब बाकी सब तो धीरे धीरे आ ही जाएंगे, वो एडेड एडवांटेजेस। तो उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू ही किया विजन मिशन पर्पस ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके। फिर उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट एनालाइज किया कि इंडिया में क्या ऑलरेडी ऐसा कुछ है। तो पता चला भाई मुंबई में वड़ा पाव है, दैट्स देयर ओनली कॉम्पिटिटर। हालांकि इट्स अ बिग कॉम्पिटिटर, 10 रुपए का वड़ा पाव से मैं क्यों 25-30 रुपए के मैकालू टिक्की पे शिफ्ट हूँ बे, बट मुझे एसी दे रहे, मुझे अच्छा खासा एम्बियंस दे रहे, तो ठीक है। काफ़ी सारा कॉलेज क्राउड शिफ्ट हो गया। डेट्स पे कहाँ जाने लग गए तुम लोग, मैगडी जाने लग गए। अब वो भी शायद आउटडेटेड हो गया, नाउ इट्स सीसीडी और इट्स व्हाट, नो सीसीडी इज आल्सो आउटडेटेड, आई थिंक इट्स स्टारबक्स दीज डेज। कहाँ जा रहे डेट पे, स्टारबक्स जा रहे कॉफ़ी पीने के लिए, सड़ा हुआ सा कड़वा सा कॉफ़ी होता है, उसके लिए 200-250 रुपये दे के आते हो भाई तुम लोग, मतलब क्या सोचते हो, आई रियली डोंट नो, बट ठीक है। सो मैगडी ने भी ऐसा ही एनवायरमेंट एनालिसिस कंडक्ट किया और उन्हें पता चला अपॉर्चुनिटी बड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखी, चलो ग्रैब कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, दे रिवाइज द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, इफ यू ऑब्जर्व मैगडी के बाहर के कोई भी आउटलेट में तुम देखोगे बीफ मिलता है, बिकॉज दैट्स द स्पेशलिटी। अमेरिका में पीपल आर क्रेजी अबाउट बीफ आइटम्स, आई मीन द बर्गर्स, द टीकीज, ऑल हैव एवरीथिंग लाइक दैट। प्लस फ्रेंच फ्राइज तो उनका मेन आइटम था ही, आलू वाला। तो उन्होंने सोचा इंडिया में जाना है तो भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन की दिशा को थोड़ा बदलना पड़ेगा। वी विल नॉट बी एबल टू गिव अपना कोर बीफ प्रोडक्ट, फ्रेंच फ्राइज दे सकते हैं, सॉफ्टी वाला वो सब आइटम बेच सकते हैं, पर भाई अब इंडिया मेड कस्टमाइज्ड मील्स लगेंगे। तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए हुए डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करके इंडिया वाइज उसे कस्टमाइज किया। फेयर इनफ, फायदा तो मिला उसका उन्हें। देन दे डेवलप एंड चोज स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स। यस, व्हाट डिड दे डू, अल्टरनेटिव्स देखा कि कल चलो हमने ये इंट्रोड्यूस किया, ये नहीं चला तो क्या, वो नहीं चला तो क्या। तो आज के तारीख में उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था वो हार्डली 2-4 मील्स के ऑप्शन देते थे। अब देखोगे तो ब्रेकफास्ट मील अलग है, वो क्या स्मूदीज भी मिल जाता है तुम्हें। फिर मैक कैफ़े उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नए से, जहाँ पे हम कैपुचिनो पीते हैं। एंड और क्या था, वो बेरी फ्लेवर वाले जूसेस भी उन्होंने, बेरी मैंगो और पता नहीं वो भी दिया है एज कोल्ड ड्रिंक्स टू ऑफर। they have made so many alternative plans for customers कि कोई भी जब आएगा ना कुछ तो ज़रूर लेगा। तो मैक कैफ़े में उन्होंने कुकीज़ रखे हैं, कपकेक्स रखे हैं, बहुत कुछ रखा है यार, तो जो पहले नहीं था। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज टू स्टे इन द मार्केट। फिर they implement the chosen strategy out of the alternatives, and lastly they monitor and evaluate these strategies. So this is the basic process of strategic management. पहले अपना विजन मिशन गोल वोल सब आइडेंटिफाई करो, फिर अपने विजन मिशन को एनवायरमेंट के एनालिसिस से मैच करके देखो कि चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। फिर अपने अल्टरनेटिव या अपने एनवायरमेंट के एनालिसिस के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की दिशा, काम करने का तरीका थोड़ा चेंज करो, रिवाइज करो ज़रूरत है तो। देन यू हैव टू डेवलप एंड चूज अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजिक प्लान्स। वो प्लान्स में से बेस्ट सिलेक्ट करो और इम्प्लीमेंट करो। एंड लास्टली इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हमारा वो तरीका सही चल रहा है या नहीं, इसे मॉनिटर, इवैल्यूएट, सुपरवाइज करो। और इवैल्यूएट करने के बाद जो भी खामियां दिखती रहेंगी उन्हें बार बार बेहतर करते रहो, आई मीन करेक्ट करते रहो। सो इतना सब करने के बाद क्यों मैगडी नहीं टिकेगा अपने मार्केट में, बताओ मुझे। मैगडी का रेप्लिका क्या आया, जंबो किंग ने क्या दिया है, एक सेट डिसाइडेड वैरायटी देता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया एम्बियंस वगैरह का कनेक्शन ही नहीं है। इट्स नॉट सम प्लेस वेयर यू गो एंड सिट, इट्स जस्ट एन आउटलेट ओपन, नो एसी नो नथिंग, जाके खड़े खड़े वड़ा पाव खा लेने का, बस वो वड़ा पाव ही होता है बट फैंसी बर्गर के तरीके से हमें दे देते हैं।
ठीक है, उनका भी अपना एक मार्केट है डेफिनेटली, बट दे कैन नॉट मैच अप टू मैकडी. सो मैकडी डजंट कंसिडर जंबो किंग एज ए कॉम्पिटिटर. कम ऑन, नो इट डज नॉट. क्लियर? दिस इज अपना एसएम का प्रोसेस. चलो आगे देख लेते हैं. ओके, ये थोड़ा डुप्लीकेशन हो गया हमारा. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, व्हाई? प्रोसेस कर लिया, स्टेप्स देख लिए, फेयर इनफ. क्यों चाहिए एसएम? क्योंकि एसएम मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिस्कवर करने के लिए हेल्प करता है. जो चीज़ें मैंने पहले कभी सोची ही नहीं कि यार मेरे पास क्या क्या प्रोज है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या अच्छे से कर सकता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वीकनेसेस है जो मुझे कन्वर्ट करने होंगे इनटू स्ट्रेंथ, इसके बारे में मुझे एसएम सोचने लगाता है. और जब मुझे मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस का आइडिया आता है तो भाई मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेती हूँ. तो चलो मैं इंटरनली भी देख लेती हूँ, मैं एक्सटर्नली भी देख लेती हूँ. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हमारे स्ट्रेंथ को आने वाले अपॉर्चुनिटी से मैच कर लेते हैं. तो ही तो स्ट्रेंथ का कुछ यूज़ हुआ ना. वरना यार मैं हूँ बिल्डर, मेरे पास बहुत कड़क वाले बाइसेप है, पर कल अगर कोई सिचुएशन में मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना कर पाऊँ, व्हाट इज़ द यूज़? या कल कहीं जॉब में एकदम जिम में बहुत बढ़िया जॉब आ रहा है और मैं ये कड़क वाला बॉडी बिल्डर होने के बावजूद मैं वो जॉब को एक्सेप्ट नहीं करता और घर पे बैठे बैठे रह लेता, व्हाट इज द यूज ऑफ माई स्ट्रेंथ? आई नीड टू यूज माई स्ट्रेंथ फॉर द अपॉर्चुनिटी. वैसे बिजनेसेस में भी, जब तुम्हारा बिजनेस अभी जैसे आज मास्क बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस का स्ट्रेंथ हाई लेवल पे चल रहा है बिकॉज अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है. आज जो कड़क वाले बढ़िया से मास्क बना के बेच रहा है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, लोकल लोग भी उन्हें खरीद रहे हैं. व्हाट मोर? सैनिटाइजेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है. अपने हैंड सैनिटाइजर्स के बिजनेसेस के लिए टुडे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस. सो नाउ इट्स द टाइम फॉर देम टू grab the opportunities. बराबर है? Then so you match opportunities with strengths. Okay, then you implement changes to overcome threats and weaknesses. Yes, बहुत बार अभी लोगों ने क्या किया, देखो लॉकडाउन के दरमियान अभी तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा, कोई भी कुछ भी बिजनेस कर रहा है पर कर जरूर रहा है. हमारे यहाँ पे ना एक इस्त्री वाले भैया जी है, उन्होंने क्या किया, इस्त्री वाला जो धंधा था उनका वो बंद कर दिया, क्योंकि अब कौन देगा इस्त्री के लिए, कोई जॉब पे जा ही नहीं रहे तो इस्त्री वाले कपड़े कौन पहनेगा, है ना. तो वो धंधा बंद करके उन्होंने डायरेक्ट शिफ्ट किया आलू, प्याज और गिनी चुनी जो सब्जियां है वो बेचते हैं वही जगह पे. एक वीकनेस था, धंधा चल नहीं रहा था, कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेड को गवा दिया. थ्रेड क्या था, मतलब कुछ कमा नहीं पाने का थ्रेड था. अब वो थ्रेड है ही नहीं बिकॉज ही चेंज, ही स्ट्रैटेजिकली थॉट कि अभी लॉन्ग रन में ना बहुत टाइम तक तो भाई पब्लिक काम पे जाने वाला है नहीं, अपना इस्त्री का तो कुछ होने वाला है नहीं, बेटर है अभी फिलहाल 6 महीने के लिए शिफ्ट हो जाए. चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया. इमेजिन दैट. सो बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस भी यही करते हैं, अपने वीकनेसेस को चेंज करते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो और थ्रेट्स से वो बच पाए. देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से हम विजन और मिशन बना पाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन होता है. हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना ही विजन और मिशन की वजह से होता है. एंड लास्टली ये सारे एस्पेक्ट्स की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायनामिक बनता है. स्ट्रॉन्ग मतलब कोई भी गिवन सिचुएशन में लड़ पाए ऐसा, एंड डायनामिक मतलब इट चेंजेस विद द चेंजिंग ट्रेंड. जैसा एनवायरनमेंट बदलता है वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्लान्स पॉलिसीज बदल के वी गो विद द फ्लो. सही बात है. देख एक सिंपल सी बात है, जैसे अभी अम्फन या आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, वो जो साइक्लोन आया, साइक्लोन कैसे होते हैं, अपना सब कुछ उठा के लेके जाते हैं. कोई पेड़ अगर डटा रहा तो उसे तोड़ के जाएगा, पर कोई पेड़ अगर उसके साथ ही घूमते घूमते गोल गोल जैसे घास होता है वो ट्रेंड के जैसे झुक जाता है तो उखड़ के में भी नहीं आता है. क्या हो रहा है, इट्स गोइंग विद द फ्लो. बहती रिवर के साथ अगर कोई बहते जाता है तो कोई ना कोई तो जगह पे आके रुक जाता है, पर यही तुम उसको फाइट करते रहोगे, उसके अगेंस्ट जाते रहोगे तो यू आर गोइंग टू गेट हर्ट समवेयर एंड यू आर गोइंग टू ड्राउन इन दैट वाटर. वैसे ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट गो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द एनवायरमेंट, इट नीड्स टू ग्लो विद द फ्लो ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट बदल रहा है, तुम भी साथ साथ में बदलो तो तुम लॉन्ग टर्म तक टिकोगे. तुम एनवायरमेंट के उल्टा खिलाफ चलते जाओगे कि भाई आज मशीनरी आ गया है, मैं अभी भी चरखा पे ही कपड़ा बनाऊंगा, मैं गांधीवादी हूँ, ठीक है हो, पर फिर तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे पीछे रह जाएगा. सो फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज VVIMP. ठीक है.
चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। ओके अब ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे दिया है टाटा मोटर्स का मिशन, विजन और वैल्यूज। मिशन में उन्होंने, अच्छा विजन देख लेते हैं। उनका विजन ये है कि 2024 तक दे वांट टू बिकम द मोस्ट एस्पिरेशनल इंडियन ऑटो ब्रांड, ऑटोमोबाइल ब्रांड, कंसिस्टेंटली विनिंग बाय गिविंग व्हाट, बाय डिलीवरिंग सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न्स, बहुत बढ़िया अपने गाड़ियों पे रिटर्न्स दे रहे हैं वो। देन ड्राइविंग सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस, मोबिलिटी मतलब इधर उधर का कन्वेयंस, शिफ्ट होना, मुझे ये जगह से वहाँ जगह दूसरे जगह गाड़ी से जो जाना है वो गाड़ी से मैं सस्टेनेबल मोबिलिटी सोल्यूशन मुझे मिल रहा है बिकॉज टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ दी है हमें, वो भी एकदम किफ़ायती दाम पे। Exceeding the customer expectations, yes, Tata wants to do that. It wants to go way beyond what the customers are wanting and creating a highly engaged workforce. टाटा का सबसे बढ़िया बात यही है कि it values its workforce. उनके लिए employees छे ऐसा नहीं है, they value their employees, they love their employees. So and of course when they love their employees, the employees in return love the organization, they do whatever is needed for the organization. ये उनका विजन है 2024 के लिए। मिशन क्या है? We innovate mobility solutions with passion to enhance the quality of life. Yes, car is a luxury and they want to provide that luxury to everybody, middle class, lower middle class, upper middle class and of course the luxury high class people also. But basically उनका टारगेट मिडिल क्लास पीपल होता है, जिसके वजह से टाटा नैनो इतना सक्सेसफुल हुआ था वो टाइम पे जब लॉन्च हुआ था। Then values, integrity, that is loyalty is one of the values that they teach their employees. Teamwork, टीम वर्क में ना बच्चों सिनर्जी नाम का एक कंसेप्ट होता है। अगर मैं दो काम अकेले अकेले करने जाऊं तो मैं दो काम तक कर पाऊंगी, पर मैं चार लोगों को लेके अगर मैं दो काम मतलब 1+1 या 2+2 इज इक्वल टू 4, यूजुअली सिनर्जी इफेक्ट की वजह से चार लोग इकट्ठा आने की वजह से 5 लोगों का काम हो जाएगा, इतना बढ़िया काम कर लेते तो +1 ऐड हो जाता है, 2+2 becomes 5 बिकॉज ऑफ टीम वर्क, एन एडेड एडवांटेज। देन अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी होता है उनको कस्टमर्स के तरफ एक्सेट्रा। देन दे आर कस्टमर फोकस, दे फोकस ऑन व्हाट द कस्टमर नीड्स, दे एक्सेल इन व्हाट दे डू एंड यस दे ऑल्सो प्रोवाइड विद स्पीड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं विजन स्टेटमेंट। ये मैंने नाइकी का विजन स्टेटमेंट तुम्हें दिखाया है, टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि इफ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। बिल बावरमैन द को फाउंडर ऑफ नाइकी हैज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू गिव टू यू। अब इनका विजन क्या है देखो, इनका विजन है कि दुनिया के हर एथलीट को हम इंस्पिरेशन और इनोवेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब नाइकी ने जब उनका स्पोर्ट्स का सेगमेंट शुरू किया, टेक्निकली तुम्हें पता है स्पोर्ट्स ये अलग सेगमेंट है, ऐसा दुनिया में लोगों को पता ही नहीं था कि चलो ज़्यादा ज़्यादा क्या तो कैनवस शूज़, दैट वाज स्पोर्ट्स। बट यार लाइट शूज़ आते हैं, फिर उन्हें बफर्स होता है अंदर, फिर दे कैन बी मेड कंफर्टेबल। फिर आज तुम नाइकी के अगर अच्छे खासे रेंज को देखोगे, फेदर लाइक लाइट होते हैं, मतलब एकदम फेदर के जैसा हल्का शूज़ होता है जो कंफर्ट देता है ना, कड़क। पर ऑफकोर्स उसका 8-10 हज़ार रुपये वो चार्ज भी करते हैं, दैट्स फेयर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू विद दैट टेक्नोलॉजी। उनका कहना ही यही है कि जो एथलीट इतना मेहनत करके अपने बॉडी में अपने स्पोर्ट में डेडिकेशन दिखा रहा है, तो लीस्ट वी कैन डू इज गिव देम कंफर्ट एट देयर गैजेट लेवल, एज इन कपड़े, जर्सीज बोलो या स्पोर्ट्स शूज़ बोलो या गॉगल्स बोलो, वॉट एवर। सो नाइकी का विजन यही है कि एथलीट को और बेहतर करने के लिए वो इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं और एथलीट्स में इनोवेशन लाना चाहते हैं, जो वो आज तक कर भी रहे हैं। ठीक है, दैट इज द विजन, सो दे आर लिविंग अप टू देयर विजन। ओके, चलो विजन क्या है देख लेते हैं थियोरेटिकली। इट इज़ अ रोड मैप टू द कंपनीज फ्यूचर। यस, कंपनी के फ्यूचर के लिए एक रास्ता दिखाया जाता है जो है अपना विजन। इट इंडिकेट्स द काइंड ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर द फ्यूचर। या मेरा विजन क्या है इस पे डिपेंड करता है मेरे कंपनी का क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा, क्या तरीके से मेरी कंपनी आगे चलेगी। इट स्पेसिफाइज अबाउट द कंपनीज इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर मेरा विजन बहुत स्ट्रांग है और मेरी कंपनी विजन ड्रिवन है ना, तो वो विजन पढ़ने के बाद भी समझ में आता है कि कंपनी का क्या इंटेंशन है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने के रिलेटेड।
Lastly, it describes the management's aspirations. Aspirations is the willingness for the future, the ideas for the future, and the company's long term direction. तो विजन बेसिकली कंपनी आज खुद को कहाँ देख रही है और कल खुद को कहाँ देखना चाहती है, ये विजन बताता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू योर एग्जाम्पल, today you are a normal graduate maybe, या you are a foundation pass student maybe, but you view yourself, तुम्हारा विजन खुद का जिंदगी का ये है कि you want a very beautifully settled, financially settled, emotionally settled life in about 10 years from today. आज से 10 साल बाद तुम खुद को एक ऐसी जगह पे देखते हो कि भाई बस सेट है, टेंशन नहीं है, पैसे कमा रहा हूँ, करियर सेट है, सब सेट है. इसके लिए आज का तुम्हारा मिशन क्या है पता है? सीए में क्लियर करना. सो सीए में तुम्हारा विजन नहीं है बच्चों, एक फिनेंशियली इमोशनली सेटल्ड लाइफ इज योर विजन, जो आज से 10-12 साल के स्पैन में तुम्हें खुद को जहाँ देखना है. वैसे कंपनियां भी खुद को एक 5 साल, 7 साल, 10 साल के स्पैन में कहीं देखना चाहती है, वो उनका विजन होता है. और वो विजन जैसा होता है उस हिसाब से वो 10 साल में आगे बढ़ने वाली है. तो जो कंपनियों का विजन बढ़िया लगता है वो कंपनियों में इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द विजन तुम प्लान करते हो. जैसे अभी तुम्हारा विजन है कि वांट अ वेरी फाइनेंशियली सेटल लाइफ, तो इवन अंडर लॉकडाउन तुम ये मेरे थियोरिटिकल, आई मीन इमेजिन मैं थियोरी सिखा रही हूँ, फिर भी तुम डिजिटल लेक्चर्स देख रहे हो. क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है हमें हमारे विजन के करीब जाना है, तो हमें सीएमए का ये मिशन पूरा ही करना है. यू आर डेडिकेटेड. So accordingly your actions speak volumes because your vision is something that inspires you to take actions according to your vision. समझ रहा है? I hope बोर नहीं हो रहे हो. I am sorry, I can't help it. It is pure theory बच्चों. I can't do anything about it. You just have to listen to me again and again and again. चल आगे देखते हैं. Importance of vision. क्यों चाहिए जिंदगी में विजन? मुझे एक बात बताओ, आज अगर तुम्हारी ज़िंदगी में विजन नहीं होता, मस्त वाला चिल मार रहे होते, लेट के, बैठ के, सो के, नेटफ्लिक्स के सीरीज़ देख देख के, अमेज़ॉन प्राइम है तो उसके सीरीज़ देख के, एमएक्स प्लेयर पे आजकल बहुत कुछ आ रहा है, Z5 पे नए नए शोज़ आ रहे हैं, वही करते हैं. और क्या होता है ज़िंदगी में? गोल खाने का, सोने का, टीवी देखने का, खाने का, सोने का, टीवी देखने का. So it's like eat, sleep, watch TV, repeat. That's it. What would you have done? Nothing. क्यों? विजन ही नहीं है. पर आज तुम्हारा विजन होने के वजह से तुम क्या कर रहे हो? You are striving. You are struggling to watch lectures, video lectures. You are writing down flowcharts that we are giving. You are solving sums of FM, etc. that the videos are providing you with. Why? Because you have a विजन. तो विजन अगर इंसान से निकालो तो इंसान कुछ काम का नहीं. वैसे ही विजन अगर ऑर्गेनाइजेशन से निकालो तो ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ काम का नहीं. ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. चलो देखते हैं इंपॉर्टेंस. विजन प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनी. एक दिशा मिलती है. येस डेफिनेटली दिशा मिलती है. आगे बढ़ने के लिए एक प्लान मिलता है. देन इट हेल्प्स आइडेंटिफाई नीड फॉर कंपनी टू चेंज एग्जिस्टिंग डायरेक्शन. येस, आज की तारीख में तुमने तुम्हारा स्वभाव क्यों बदला है? क्यों तुम पढ़ाई ओरिएंटेड हो रही हो? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक विजन है. ये नहीं होता तो हर किसी को चिल मारना पसंद है रे, हर किसी को रिलैक्स मोड पे जाना पसंद है. हु डजंट लाइक इट? एवरीबडी लाइक्स इट. देन वैसे कंपनियों में भी द कंपनी विल चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉकडाउन सिचुएशन बिकॉज इट हैज अ विजन टू फुलफिल. देन it creates creativity. Yes, definitely it does. We know we want to complete your portion of December by October maybe या September end maybe. ये हमारा विजन क्यों है? ये विजन है बिकॉज हम जेके शाह है. और ये विजन होने की वजह से हम क्या करते हैं? वी क्रिएट creativity. We try to do all kinds of naughty so that we reach up to you, we teach you certain important aspects and we finish with the portion as sincerely as is possible. Then it creates पैशनेट एनवायरनमेंट इन द कंपनी. येस, आज की तारीख में जेके शाह में जो भी प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं बच्चों, एवरीबडी इज डूइंग डेडिकेटेडली रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो लेक्चर्स एक्सेट्रा. वाई? बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट अवर विजन. वी नो आज हम अच्छा काम करेंगे तो द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गेट इट्स नेम, तो यू पीपल आर गोइंग टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स अस, तो यू पीपल आर गोइंग टू गिव अस वैल्यू. वरना टेक्निकली फेस टू फेस तो मिले ही नहीं है. तो ऐसा देखा नहीं जाए तो एक अभी तक वो जो फेस टू फेस वाला रिश्ता बनता है वो भी नहीं बना है. But still we feel for you, still you feel for us. Why? Because we are trying to create a passionate environment for your CMA syllabus. Then
इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। यस, विजन होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे को लगता है मेरा कंपनी है, मैं मेरे कंपनी के लिए कुछ करूँगा, तो हर कोई ओनर ऑफ द कंपनी बन के नए नए आइडियाज़ लगा के बेहतरीन काम करता है। उसी को तो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु डज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड मेक्स हिज ऑर्गेनाइजेशन वेरी सक्सेसफुल। तो विजन होने की वजह से एम्प्लॉय लेवल पे भी लोग यही करते हैं। समझा? चलो, इसे इंपॉर्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है मिशन। ओह सॉरी, हाँ, क्या है मिशन? जैसे विजन है फिनेंशियली सेटल लाइफ, वैसे तुम्हारा मिशन क्या है? वो फिनेंशियली सेटल लाइफ के लिए मिशन 1 तुम्हारा चल रहा है CMA क्लियर करना। वो होने के बाद तुम्हारा मिशन 2 होगा बढ़िया सा जॉब अचीव करना, बराबर है? तो जैसा विजन जरूरी है, विजन को पूरा करने के लिए मिशन भी जरूरी होता है बच्चों। इट इज आई नो आई हैव अ विजन। जैसे मेरा भी विजन है। मेरा विजन क्या पता है? कि कभी तो जिंदगी में चीज़ों को प्राइस टैग देखे बिना खरीद लेना है, कि पसंद आ गया ले ले। आज मैं क्या करती हूँ, पसंद आ रहा है पर ज़रा देख लेते हैं कितने हज़ार का है, फिर देखते हैं ओ 4000, रख लो भाई, नहीं चाहिए। ये नहीं करना है, ये मेरा विजन है। पर वो विजन के लिए हम क्या करते हैं? हम नौकरी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बेहतर डिजिटल लेक्चर्स देने की कोशिश करते हैं, जब फेस टू फेस होता है तो बेहतर बढ़िया फेस टू फेस सिखाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आवर मिशन इज़। वैसे तुम्हारा जो फाइनेंशियल सेटल होने का विजन है, उसके लिए आज का मिशन है तुम्हारा today's goals and objectives. So mission is fundamental objectives of the company. It sets the company apart from other organizations. Yes, because you have a CMA का vision। आज तुम में और तुम्हारे बाकी जॉब के कलीग्स में या तुम्हारे बाकी BCom के कलीग्स में बहुत फर्क है। वो उतना कष्ट नहीं ले रहे जितना तुम ले रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक मिशन पे हो, वो मिशन पे नहीं है। Then it defines the company's reason of existence and present business. Why the company is existing right now and what present business it is doing depends on the mission. बराबर है? आज मैगडी का अगर मिशन है कि इंडिया के सारे लेवल, सारे स्टेट्स में फैलना है, तब जाके इंडिया का पूरा विजन उनका पूरा होगा। तो वो क्या करते हैं? मैगडी डज इट एट सच एन एक्सटेंसिव लेवल। हर जगह पे तुम्हें धीरे धीरे एक छोटे स्पैन में, एक 5 साल में तुम्हें हर जगह पे मैगडी दिखने लग गया। क्यों? बिकॉज उनका वो मिशन था। वैसे और कोई कंपनी ने नहीं किया, तो इट सेट इट अपार्ट फ्रॉम ऑल इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स। व्हाई? बिकॉज इट हैड अ मिशन विच अदर कॉम्पिटिटर्स डिड नॉट हैव। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ मिशन। नीड फॉर मिशन, चलो फर्स्ट नीड देखते हैं। टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, यूनानिमिटी का मतलब है वननेस। आज मिशन जब तुम्हारा और मेरा सेम है कि तुम्हें CMA क्लियर करवाना है, तो हम भी उतना ही स्ट्राइव करते हैं, तुम भी उतना ही कोऑपरेट करते हो। सेम मिशन, ऑर्गेनाइजेशन गोज अहेड। जैसे ना, इससे मुझे एक बात याद आती है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं शेयर्ड विजन, एक होता है विजन शेयर। मैं अगर मेरा विजन तुम्हारे साथ शेयर करूँ, तुम क्या करोगे? सुनोगे, थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे, हाँ ठीक है चलो ग्रेट, बस एक दिन का काम, फिनिश। पर यही अगर तुम्हारा और मेरा विजन ही शेयर्ड है, शेयर्ड विजन है हमारा, आपस में एक ही कॉमन विजन है, तो तुम भी उतना मोटिवेटेड हो, मैं भी उतना मोटिवेटेड हूँ, हम साथ में इकट्ठा लॉन्ग रन तक काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आवर विजन इज शेयर्ड टुगेदर, वी हैव अ शेयर्ड एंड कॉमन विजन। सो शेयर्ड विजन इज बेटर देन विजन शेयर्ड। शेयरिंग विजन अगर शेयर कर लिया मतलब क्या किया? बस बता दिया। शेयर्ड विजन है मतलब हम इकट्ठा आपस में एक ही विजन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये शेयर्ड विजन का कंसेप्ट ही मिशन के लिए है कि व्हेन देयर इज वननेस ऑफ पर्पस, आवर मिशन गेट्स फुलफिल्ड। एंड मिशन फुलफिल होता है मतलब विजन के हम करीब पहुंचते हैं। देन इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कंपनी। यस, मिशन है तो मिशन के लिए रीजंस है, वो रीजंस के लिए हम हमारे रिसोर्सेज यूज करते हैं। जैसे हम टाइम, मनी, डिजिटल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? तुम क्यों उसको कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है अगर CMA बनना है, ये रिसोर्सेज तो हमें यूज ही करना है। तो टाइम जो अपना सबसे प्रेशियस रिसोर्स है, वो तुम ज्यादा से ज्यादा इधर क्यों यूज करते हो? बिकॉज यू आर ऑन अ मिशन ऑफ CMA इंटर। थर्ड, इट हेल्प्स ट्रांसलेट विजन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यस, विजन बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होता है ना बच्चों, बहुत चीज़ें उसमें होते हैं। उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करके मिशन बनाए जाते हैं और मिशन के और टुकड़ों को ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स कहा जाता है। तो
ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और विजन के बीच की कड़ी क्या है? मिशन वो कड़ी है, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड, देखते हैं मिशन वॉल्ट डिज्नी कंपनी का। देखो क्या दिया है, द मिशन ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इज टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ एंटरटेनमेंट and information. Are they? Yes, undoubtedly they are. They provide you a lot of information and entertainment. I mean, Disney company किसको नहीं पता है, वो castle किसको नहीं पता है, Walt Disney का. So using our portfolio of brands to differentiate our content, services and consumer products, we seek to develop the most creative, innovative and profitable entertainment experiences and related products in the world. बराबर है, डिज्नी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम मतलब तकिए से लेके बड़ी बड़ी मूवीज तक, एवरीथिंग इज वॉल्ट डिज्नी, है ना। तो वो कंपनी बहुत ही क्रिएटिवली, इनोवेटिवली कार्टून कैरेक्टर्स के बेस को लेके कस्टमर्स को पकड़े हुए है। तो वो क्या है, वो उनका मिशन है, वैरायटी प्रोडक्ट्स देते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देते हैं। तो हमें पता है ना कि डिज्नी वर्ल्ड नाम का एक कंसेप्ट है। आई मीन सिंगापुर का डिज्नी वर्ल्ड है, देन पेरिस का डिज्नी वर्ल्ड है, एंड डिज्नी वर्ल्ड इज लाइक अपना एसएल वर्ल्ड। आई मीन यू गो इनसाइड, इट्स लाइक अमेजिंग। आई मीन एक अलग लेवल के, अलग दुनिया में पहुंचे हुए लगते हो तुम लोग। क्यों, कैसे? बिकॉज ऑफ द mission that the Walt Disney Company has on its shoulders, and it is keeping on achieving the mission every goddamn day. Clear? चलो आगे देखते। चलो तो कब से हम मिशन बोल रहे हैं, बनता कैसे है ये मिशन? फॉर्म्यूलेशन ऑफ मिशन, हाउ डज इट गेट फॉर्म्यूलेटेड? इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी। यस, मेरा मिशन मेरे कैपेबिलिटी पे होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मेरा मिशन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी से वो मैच नहीं हो पा रहा है। इट शुड फॉलो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी मिशन डिसाइड करता है, जैसे हमारा आज का मिशन है गो डिजिटल एंड फिनिश योर पोर्शन एज मच एज पॉसिबल डिजिटली, तो क्या करें, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द लॉकडाउन इज गोइंग टू एंड. Whenever it will, we will definitely come face to face, we will try to revise everything that we have taught, but right now के situation में we are following the long term strategy. Then प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट बी द ओनली एम, एब्सोल्युटली नॉट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगी ना, काम ही खत्म है। इट्स नॉट गोइंग टू लिव अ लॉन्ग रन, अ लॉन्ग लाइफ। व्हाई? Because profit is not the only motive. Giving customers the customer satisfaction is a very very much priority पे. Then it should be a logical extension of business capabilities. Yes, मेरा मिशन जो है ना, मेरे बिजनेस की कैपेबिलिटी का ही एक्सटेंशन होना चाहिए। कुछ एकदम एब्स्ट्रैक्ट करने जाओगे तो शायद मुंह के बल गिर सकते हो। Okay, then it should clearly present future of the business. Yeah, my organization ka mission should definitely talk about future of the business. Where do I see my business in roughly 1 year now or 2 years now? So जैसे अभी हमने कहा, मिशन ये थोड़ा शॉर्ट स्पैन का होता है, विजन लॉन्ग स्पैन का होता है। इट शुड इंक्लूड अचीवेबल मिशन, डेफिनेटली। आज अगर मैं कहूँ कि मैं ना 1 साल बहुत बढ़िया ट्रेनिंग लूंगी और मैं माधुरी दीक्षित बन जाऊंगी, इम्पॉसिबल, नॉट अचीवेबल मिशन। बट यही हम कहें मैं 2 साल बहुत हार्डकोर पढ़ाई करूंगी और मैं CMA बन जाऊंगी, अचीवेबल मिशन, डेफिनेटली अचीवेबल। देन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। यस, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के दिल में ये मिशन कम्युनिकेटेड होना चाहिए और घुसा हुआ होना चाहिए, तो ही तो वो तुम्हारे लिए उतने डेडिकेशन से काम करेंगे। Okay, then it should be in the interest of the customers. Yes, mission should definitely be also in the interest of the customers. And lastly, it should be in the interest of the society as well, because you have to remember your organization is a part of the society. Society अलग और organization अलग, ऐसा नहीं है बच्चों। So in that case scenario, you should definitely understand कि customer और society दोनों के भले का हमें सोचना जरूरी है। ये सारे स्टेप्स को इकट्ठा करके हम कहेंगे कि मिशन फॉर्मुलेट किया जाता है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को ढूंढो, फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रॉफिट मेकिंग ये ओनली एजेंडा नहीं होना चाहिए। देन हमारा मिशन हमारी कैपेबिलिटी का थोड़ा एक्सटेंशन हो तो बेहतर है। देन इट शुड प्रेजेंट क्लियरली हमारा फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, मिशन अचीवेबल होना चाहिए, हर मेंबर ऑफ द कंपनी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए, कस्टमर के भले के लिए होना चाहिए, सोसाइटी के भले के लिए भी होना चाहिए। क्लैरिटी? आगे बढ़ते। ओके,
सो द नेक्स्ट पार्ट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, देखो वहां तुम्हें दिख रहा है विजन, गोल, स्ट्रेटेजी, एक्शन, फाइनली यू रीच अप टू सक्सेस. तो तुम्हें पता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद बेस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके ऊपर मिशन, फिर उसके ऊपर विजन. तो अगर हम विजन की बात करें, विजन बनाते हैं, विजन के हिसाब से बहुत सारे मिशन बनते हैं, मिशन के हिसाब से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनता है. जैसा आज तुम्हारा गोल और ऑब्जेक्टिव है कि सीएमए इंटर क्लियर करना है, सीएमए क्लियर करना है तीनों लेवल, ये हमारा मिशन है. विजन क्या है? फाइनेंशियली सेटल लाइफ. पर गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? इंटर क्लियर करना. समझ रहे हैं? 3 लेवल्स. तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. चलो देखते हैं क्या है. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर परफॉर्मेंस टारगेट which company wants as a result. Yes, immediate, routine में goals and objectives are my performance target. ये हुआ क्या हुआ, वो हुआ क्या हुआ. जैसे हर हफ्ते मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनाती हूँ, तो जब मैं टाइम टेबल बनाती हूँ इट्स एवरी वीक का मेरा परफॉर्मेंस टारगेट. तुम्हारा टाइम टेबल बनाना ये हमारे कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का मिशन नहीं है, पर ये मेरा एक टास्क है जो गोल और ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज द मैनेजमेंट, टाइम टेबल के बिना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन कैसे करवा के दूँ. तो एवरी टाइम व्हेन आई मेक अ टाइम टेबल आई थिंक हाउ मच आवर्स का पढ़ाई तुम्हें देना ज़रूरी है, कितने वीडियोस तुम हजम कर पाओगे, फिर तुम्हें उतने वीडियोस दिए तो हमने कितने घंटों का सिलेबस खत्म किया है, अब कितना पेंडिंग है, ये स्पीड से जाएंगे तो कौन से महीने तक हमारा पोर्शन खत्म होगा. एवरीथिंग आई प्लान विद द हेल्प ऑफ दिलीप सर एंड संदेश सर, एंड देन अ टाइम टेबल इज मेड, देन योर टेस्ट गेट्स स्केड्यूल्ड. दिस इज व्हाट हैपेंस. दीज आर आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर एवरी वीक. Then they act as benchmarks to measure success of the organization. Yes, आज हमारा सिलेबस कंप्लीशन कितना हुआ है, ये इसका आइडिया मुझे मिल जाता है बिकॉज मैंने सिस्टमैटिकली किया है. तो मुझे बेंचमार्क है कि चलो अब ना 20% हमारा पोर्शन खत्म हो गया है, 40% हो गया है, 70% हो गया है. बेंचमार्क. Then they are formed from the vision and mission. Yes, definitely. विजन क्या है? तुम लोगों को बढ़िया तरीके से सर्विस देना है. मिशन क्या है? सीएमए डिवीजन को बहुत उभर के ऊपर लाना है. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी के लेवल पे तुम्हें सिस्टमैटिकली सारी चीजें प्रोवाइड करनी है. देन दे सेट बेस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. यस, बिकॉज मेरा विजन और मिशन और गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है बिकॉज हमें पता है हमें कौन सी दिशा में जाना है. Then they should be measurable and controllable. Yes, goals and objectives are such, they are performance targets, so definitely they need to be measured and controlled both, whether they are being performed properly or not, and whether they are helping us reach up to the mission and vision or not. Then they should have clear relation with the environment. Yes, of course. आज अगर मेरा गोल्स मिशन भलता ही कुछ चल रहा है और मेरा एनवायरमेंट कहीं और ही चल रहा है, तो मेरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैच नहीं कर रहा है. मैच नहीं करेगा तो फायदा क्या. आज पूरी दुनिया मान के चलो लॉकडाउन से खुल गई है, फेस टू फेस एकदम कड़क लेक्चर शुरू है, और अभी तक हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिजिटल लेक्चर ही दे रहे हैं. व्हाट इज द यूज? एनवायरमेंट बदल गया, यू नीड टू चेंज डेफिनेटली विद द चेंजिंग एनवायरमेंट. देन इट शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम. यस, हर गोल हर ऑब्जेक्टिव का टाइम फ्रेम होता है. जैसे अभी मैंने जैसे कहा कि मैं टाइम टेबल बना के तुम्हें देती हूँ, तो हमारा ना हमेशा एक टाइम फ्रेम होता है कि मैं वेडनेसडे थर्सडे बनाना शुरू करती हूँ और सैटरडे एंड या संडे सुबह तक हमारा फाइनलाइज होके संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग तो में वो शूट किया जाता है. तो टाइम फ्रेम होता है गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए. विजन का टाइम फ्रेम नहीं होता है. मिशन का भी टू सर्टेन एक्सटेंट होता है पर उतना नहीं. गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेटली होता है. लास्टली these should motivate the people of the company. Yes, goals and objectives should motivate. अभी जैसे हम तुम्हें सिस्टमैटिक लेकर टाइम टेबल देते हैं, डोंट यू थिंक यू ऑल्सो फील कि नहीं भाई ये दिन पे ये वीडियो दिया है तो ये तो अभी खत्म करके ही बैठना है, वरना बैकलॉग बढ़ जाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर हम आगे का पढ़ नहीं पाएंगे. क्या हो रहा है? टाइम टेबल देते ही नहीं तो तुम यार हैप्पीजर्ड मैनर में कभी कुछ देख लेते, कभी कुछ देख लेते, पता ही नहीं चलता तुम क्या देख रहे हो, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. सही है. सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो इक्वली इसेंशियल. But there is a slight difference between what are goals and what are objectives. There is a distinction. अब वो क्या है देखते हैं. हम एक्चुअली उसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. वी यूज दीज थिंग्स एज इफ दे आर वन एंड द सेम. बट येस देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. वो क्या है देखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर टाइमलेस. अगेन दे डोंट हैव अ टाइम फ्रेम. दे आर एंड्यूरिंग एंड अनएंडिंग. मतलब वो भी लॉन्ग रन तक जाते हैं. पर अगर देखोगे ना गोल्स को तो वो टेम्पररी है, टेम्परल एंड देयर टाइम फेस्ड.
गोल्स फटफट फटफट कंप्लीट करने जरूरी होते हैं। आज का गोल क्या, कल का गोल क्या, परसों का गोल क्या। ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी एंड्यूरिंग है। एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग टर्म, ज्यादा समय तक रह जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर जनरल, बट गोल्स कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सटर्नल बट गोल्स आर इंटरनल। यस, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, बाहर की फोर्सेस से रिलेटेड होते हैं। गोल्स इंटरनल होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जून का एग्जाम क्लियर करना है या दिसंबर का एग्जाम क्लियर करना है, बराबर है। पर गोल क्या है इंटरनली, कि पहले खुद को अच्छे से प्रिपेयर करके फिर अपियर करना है। तो आप एग्जाम जब होगा वो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है, वो होगा तब होगा, पर मैं मेरा खुद का प्रिपेयर करके रखूँ, ये मेरा गोल है। समझ रहा है? बट बोथ कैन बी मेजर्ड, बट दे आर सेट इन डिफरेंट रिलेटिव टर्म्स। अब ऑब्जेक्टिव कैसे मेजर किए जाते हैं उसको देखने का एक नजरिया, और मेरा गोल्स कैसे हुआ है सेट या अचीव उसको देखने का नजरिया थोड़ा बहुत अलग है। पर अदरवाइज मोर और लेस वी यूज देम एज सिनोनिम्स, एज सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। चल आगे देखते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, अब ये एक बीच में कंसेप्ट उन्होंने दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक इंटेंट? It refers to the purpose for what organization strives for. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटेंशन है, क्या पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसको स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये वर्ड में कवर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन दिस स्ट्रैटेजिक इंटेंट का कंसेप्ट। So this is why they want to do underlines the end result, and in management terms it is known as strategic intent. So strategic intent has a hierarchy, उसमें विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट का हिस्सा है बच्चों। विजन बताता है मुझे कंपनी को क्या करना है, मिशन बताता है विजन को हम कैसे अचीव करेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं हम ये मिशन को कैसे अचीव करेंगे। ऑल इन ऑल क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताते हैं कि कंपनी बनी क्यों है और वो आगे किस तरीके से फंक्शन करने वाली है और क्यों उस तरीके से फंक्शन करेगी। देखते हैं एस्पेक्ट्स स्ट्रैटेजिक इंटेंट के। इट हेल्प्स कंपनी बिकम डोमिनेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द कंपनी। ओके यस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट की वजह से अगर मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है तो बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मेरी कंपनी इंडस्ट्री में काफी डोमिनेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। सेकंड, इट अनसीट्स द इंडस्ट्री मार्केट लीडर। यस, अनसीट्स का मतलब है आज जो एग्जिस्टिंग लीडर है मार्केट का उसको जगह से हिला के मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे जियो ने वोडाफोन के साथ किया, वोडाफोन वाज अ मार्केट लीडर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टेलीकम्युनिकेशन, बट जियो आया और आते ही उनका इंटेंट इतना स्ट्रांग था कि इंडस्ट्री लीडर को जगह से हिला के खुद बन गए और बैठ ही गए, अभी चिपक गए उधर। देन इनोवेशन मेक्स अर्लियर प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट इज भंगार। यस, कभी कभी ऐसा होता है ना, स्ट्रैटेजिक इंटेंट हमारा इतना स्ट्रांग है, जैसे आईफोन खुद के प्रोडक्ट्स को ऑब्सोलीट बना देता है। मतलब नया वर्जन आता है तो पुराना कहीं ना कहीं तो भंगार हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुद से बेहतर करने की कोशिश है। क्यों? स्ट्रांग स्ट्रैटेजिक इंटेंट। देन इट गिव्स बेस्ट कस्टमर सर्विस। यस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट होने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड होती है और बढ़िया कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। ओके, नाउ ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, स्ट्रैटेजिक लेवल्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स का डिवीजन दे के रखा है हर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने वाली कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। सो चैप्टर नंबर 1 एंड्स ऑन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक लेवल्स के पॉइंट पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स वगैरह तुम्हें पूछे जाते हैं, या एक बड़ा आंसर क्रिएट करके तुम्हें पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक लेवल्स एंड हाउ मेनी लेवल्स आर देयर एंड व्हाट हैपेंस इन ईच लेवल। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजिक लेवल्स इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके ना, ये एक्सप्लेन करते हो, फिर तुम्हें मुझे ये भी बताना है कि क्वेश्चन आंसर्स का क्या सीन रहेगा, कैसे करना है। आई विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो। चलो देख लेते हैं। अब स्ट्रैटेजिक लेवल्स में अगर तुम्हें वो ट्राइंगल में दिख रहा है, सबसे ऊपर है कॉर्पोरेट, फिर है बिजनेस, नीचे फंक्शनल। अब याद रखो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बातें चल रही है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब अपने बीओडी, शेयर होल्डर्स, ये लोग इकट्ठा मिलके ना बच्चों कॉर्पोरेट प्लान बनाते हैं जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है, सारे यूनिट्स को पकड़ के।
अब यूनिट्स का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBU कहा जाता है उसे। तो SBU इज लाइक, अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, पेट्रोलियम ये एक SBU है, टेलीकम्युनिकेशन अलग SBU है, रिलायंस ट्रेंड्स ये एक अलग SBU है। तो सारे के सारे SBUs को इकट्ठा मिला के वो रिलायंस है, बराबर है। तो जब कॉर्पोरेट लेवल प्लान बनेंगे ना बच्चों, सारे यूनिट्स के लिए एक कॉमन प्लान बनेगा जो रहेगा विजन, जो BOD और कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स करेंगे। वो कॉर्पोरेट लेवल के प्लान के हिसाब से बिजनेस लेवल पे प्लान बनेंगे। अब वो बिजनेस लेवल के प्लान क्या रहेंगे, तो मान के चलो अगर रिलायंस ने बड़ा प्लान बनाया कि 2025 तक वील बी द मार्केट लीडर इन ऑल एस्पेक्ट्स, चलो कॉर्पोरेट लेवल प्लान बन गया। बिजनेस लेवल उसके प्लान क्या बनेंगे, तो पेट्रोलियम वाला जो SBU का चेयरमैन या MD है या CEO है, वो अपने पेट्रोलियम वाले यूनिट को की तरक्की के लिए देखेगा, प्लान्स बनाएगा। फिर ट्रेंड्स वाला अपनी तरक्की के लिए प्लान्स बनाएगा, टेलीकम्युनिकेशन वाला अपनी तरक्की के लिए प्लान्स बनाएगा। क्या किया, बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स के डिविजन अपने अपने प्लान्स बनाने लग गए डिपेंडिंग ऑन द कॉर्पोरेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। चलो ठीक है, पेट्रोलियम वाला टेलीकम्युनिकेशन वाले अपने पूरे पूरे यूनिट के लिए प्लान बना दिए, पर अभी भी वो यूनिट के अंदर भी तो डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट के लेवल पे भी तो प्लान्स बनने जरूरी है, स्ट्रैटेजीज बननी जरूरी है। वो स्ट्रैटेजीज कहलाती है फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, बिकॉज ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट जब अपने अपने फंक्शंस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगी टू मैच टू बिजनेस स्ट्रैटेजी, एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी मैच होगी विद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, हम 3 लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी को देख पाएंगे। तो बनते वक्त पहली बनती है कॉर्पोरेट बड़े लेवल पे, उसके बेसिस पे बनती है बिजनेस मिडिल लेवल पे, उसके बेसिस पे बनती है फंक्शनल लोअर लेवल पे। पर एग्जीक्यूट होते वक्त ना बच्चों, परफॉर्म होते वक्त ना बच्चों, सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होगी, फिर वो हो ही मतलब बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो रही है, और ये दोनों हो रही है मतलब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी भी अपने आप एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्लैरिटी आया? चलो देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। इट इज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द CEO, द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेम रिपीट बोला है, ओके। The vision and the mission gets defined and a comprehensive plan gets formulated at this particular level. ठीक है, विजन मिशन बनता है और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल इंक्लूसिव, उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड, ऐसा वाला प्लान ये लेवल पे बनता है। आगे के लेवल की बात करें तो बिजनेस लेवल। एन SBU का मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट is a self-contained division that provides for product and services for a particular market. हर SBU का अलग मार्केट होता है बच्चों, पेट्रोलियम का मार्केट अलग है, टेलीकम्युनिकेशन का अलग है, पर है तो एक ही कंपनी का हिस्सा, पर फिर भी अलग अलग है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट प्लान्स फॉर डिफरेंट मार्केट्स। हर SBU अपना अपना प्लान बनाता है, पर वो होता कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही है। फिर यूजुअली जनरल मैनेजर्स ऑफ ईच यूनिट डिसाइड दीज स्ट्रैटेजी। जनरल मैनेजर ले लो या CEO ले लो, वो यूनिट का हेड ऐसी स्ट्रैटेजीज अपने अपने यूनिट के लिए बनाता है बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट, ठीक है। बट ये स्ट्रैटेजी पूरे यूनिट के लिए होगी, अगेन उसको और आगे टुकड़े करने हैं, वो कहाँ कर रहे हैं हम, ये लेवल पे कर रहे हैं। फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल पे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पसेस and once fulfilled they help achieve business level strategy to further achieve corporate level plans. functional level में specific functional purposes like marketing, like finance, वो plans बनाए जाते हैं। वो plans achieve होने के बाद they help achieve business level strategy to further achieve corporate level plans. is this clear? so हम कितने level देख लिए, देखो यहाँ पे, हाँ हमने corporate level देखा, फिर हमने business level देखा, एंड लास्टली हमने फंक्शनल लेवल प्लान देखा। बनते वक्त पहले कॉर्पोरेट बनेगा, फिर बिजनेस बनेगा, फिर फंक्शनल बनेगा, पर एग्जीक्यूट होते वक्त पहले फंक्शनल होगा, फिर बिजनेस होगा, फिर कॉर्पोरेट लेवल होगा। क्लैरिटी? दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. एम आई क्लियर? ना इफ यू टॉक अबाउट how to write questions, what kind of questions will be asked मैम, इसका एक एनालिसिस वाला एक 15-20 मिनट्स का वीडियो अलग से मैं बना के तुम्हें शूट करूंगी, वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें भेजा जाएगा। तब तक तुमने क्या करना है, सारे फ्लो चार्ट्स लिखने हैं, सारे फ्लो चार्ट्स को वैसे के वैसे पढ़ना है, उनके वर्ड्स को, उनके सिस्टम को एब्जॉर्ब करना है, बिकॉज सी दिस इज योर स्केलेटन, आंसर का ये तुम्हारा स्केलेटन है, ये तुम्हें लिखना ही है।
उसके आगे तुम जो इलाबरेट करोगे वो तुम तुम्हारे मन मर्जी का ही करोगे, मुझे पता है, क्योंकि फेंकने में तुम माहिर होते हो। बट फेंकते वक्त हम थोड़ा बहुत रिलेटेड फेंके ना तो पेपर का एक वैल्यू अच्छा खासा बन जाता है, और जब वो अच्छा खासा बनता है तब जाके तो अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे ना बच्चों। सो आई विल ट्राई कि इसके चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस है वो इमेजेट रिकॉर्ड करके तुम्हें बाय द टाइम चैप्टर 1 गेट्स ओवर आई विल ट्राई टू शूट एंड गिव यू चैप्टर 1 का क्वेश्चन एंड आंसर को कैसे डील करना है वाला कंसेप्ट। तब तक पीडीएफ नोट्स भी तुम्हारे तक पहुंचेगा एंड यू विल हैव दैट एंटायर चैप्टर 1 रेडी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? सी इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर 1। अगेन चैप्टर 2 थोड़ा इलेबरेट है पर वो भी मैनेजेबल है, और चैप्टर 3 भी वैसा ही है। 3 ही चैप्टर है बच्चों, रफली 10-10 मार्क का एक भी पकड़ोगे तो भी आराम से मैनेज करके हम उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बाय बाय।